हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं जिसमें हम संगम एज, इंडो ग्रीक्स के बारे में एंड कुछ पार्ट हम शार्क्स का लेंगे। तो आज इन तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो आई होप आप पिछले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे मेरे। सो आप उन लेक्चर्स को पहले देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों की लिंक्स डाल दूँगी, क्योंकि हम जो भी पार्ट करते हैं उसमें हम पहले पार्ट या पहले जो चैप्टर्स थे उनको ज़रूर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद संगम एज। संगम एज की जो लैंग्वेज थी दैट वाज तमिल। इनके में 3 एजेस मानी गई हैं, जहाँ जो 3 जगह पे हुई थी। सबसे पहली थी तिनमदुरई में, जो 8000 ईयर पहले हुई थी और उसका सारा वर्क ख़त्म हो चुका है। दूसरा था कपत्तापुरम में, जो 1000 ईयर्स पहले हुई थी और उसका सिर्फ एक वर्क सर्वाइव करता है जिसका नाम है तोलकापय्यम। और दूसरी थी मदुरई में, जो कि 1800 ईयर्स पहले हुई थी और उसके बहुत सारे वर्क सर्वाइव करते हैं। अब हम देख लेते हैं पोर्ट्स एंड एम्पायर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट संगम टाइम के थे। तो सबसे पहला था चेरा। चेरा का जो एम्बलम था वो था बो, और इनकी कैपिटल थी विज्जी, और इनका पोर्ट था मुजेर एंड टोरी। दूसरा इम्पॉर्टेंट एम्पायर था चोला, जिनका एम्बलम था टाइगर, और इनकी कैपिटल थी उरीम, और इनके पोर्ट का नाम था पूहर या कावेरी पट्टनम। इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय किया था पल्लवास को। एंड नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है उनका एम्बलम था फिश, डायनेस्टी है पांड्या, एंड कैपिटल है मदुरई, एंड पोर्ट है करकोई या चालकोल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए। कभी कभी प्री के प्री में या आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो मदुरई टाइम में अवेलेबल थी वो इतुगई, पुतु पुतु और पत्नी कन्नू नाम से फेमस है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द कंटेंट। तो 2 तरीके के कंटेंट बेसिकली हमें संगम एज में देखे गए हैं। सबसे पहले है नरेटिव लिटरेचर एंड दूसरा है डायडेटिक, जिसका मतलब है मैसेज गिवन विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द स्टोरी। इसमें कोई स्टोरी नहीं होती, बट एक मैसेज, एक मोरल आपको दिया जाता है विदाउट द स्टोरी, तो उसे कहते हैं डायडेटिक लिटरेचर। डिवीजन ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द स्टाइल। 2 स्टाइल है, अगम एंड पूरम। अगम का मतलब एम्फेसाइज्ड ऑन द फीलिंग एंड इमोशंस। फीलिंग एंड इमोशन जैसे लव, एंगर, सैडनेस, एक्साइटेडनेस, तो ये आपके हो जाते हैं अगम में। एंड पूरम एम्फेसाइज ऑन आउटर एक्शन लाइक ब्रेवरी एंड चैरिटी, कि हम क्या करके दिखाते हैं, भले ही हमारे मन में कुछ हो, कुछ और हो, बट हम कर कुछ और रहे हैं। दैट इज शोन इन द पूरम थीम। डिवीजन बेस्ड ऑन द फ्लावर्स। नाउ फीचर क्या है, माउंटेन। तो माउंटेन का इमोशन क्या होगा, यूनियन, एंड फ्लावर कुरुंजी। नेक्स्ट है एग्रीलैंड। एग्रीलैंड में क्या होता है, कॉरल्स। कॉरल्स का मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, और इनका फ्लावर है मरुथम। डेजर्ट में सेपरेशन होता है, एंड इनका फ्लावर है पलोलई। फॉरेस्ट में वेटिंग होता है, और इनका फ्लावर है मुल्लई। एंड कोस्टल रीजन में पेन होता है, इनका जो फ्लावर है नियथल। ना संगम लिटरेचर में जो लिटरेचर की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सबसे पहले तोलकापय्यम, जो कि तोलकापय्यर ने लिखी। इट इज़ अ ग्रामर, तमिल ग्रामर बुक। ओके, नाउ पत्नी मेल कनकू इज अ नरेटिव बुक। पत्नी मेल, पतन का मतलब 18 बुक्स की है, मेल मतलब मेजर, और कनकू का मतलब वर्क। तो 18 बुक मेजर वर्क है। ठीक है, अब मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंड मोस्टली आपसे पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है इन प्री ऑफ एनी स्टेट एंड यूपीएससी। तो आपको इनका पता होना चाहिए। करई का मतलब लैंड टैक्स होता है। इरई का मतलब ट्रिब्यूट पेड बाय द वॉर्स। उलुगु का मतलब होता है कस्टम ड्यूटीज। वरियम का मतलब होता है यील्ड टैक्स, एंड वरियर का मतलब होता है टैक्स कलेक्टर। तो ये 2 वर्ड तो PYQ से मैंने उठाए थे, और ये बाकी वर्ड्स आई थिंक इट मे बी आर्क्स, तो मैंने ऐड ऑन कर दिए। इतुगई का मतलब, इतुगई जो है लिटरेचर है वो अगम थीम पे बेस्ड है। पुटु पुटु पूरम थीम पे बेस्ड है। अभी मैंने आप इन दोनों का वर्ड मीनिंग आपको बताया गया है। कनकू डायडेक्टिक है। डायडेक्टिक का मतलब जो कि बिना किसी स्टोरी के आपको मॉरल या फिर मैसेज दे। और थिरुकुल रिटन बाय थिरुवरुर। 2 एपिक्स।
एपिक्स को क्या बोलते थे? कपियम। तो दो एपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिलपादी गरम जो इलियादो अदिगल ने लिखी है, जो स्टोरी ऑफ कोवलन एंड कंगनी है। जो कोवलन होता है ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन एंड कंगनी इज वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। तो ये दोनों लव में फेल हो जाते हैं एंड और इसकी स्टोरी पूरी बताई गई है कि कैसे कोवलन बाद में अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाता है उस प्रोस्टिट्यूट को छोड़कर। फिर मणि मेगलम जो है वो सीता सत्यनारायण ने लिखी स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी। अब कोवलन जो और माधवी कौन है? हस्बैंड वाइफ है एंड कन्नगी उनकी क्या थी? प्रोस्टिट्यूट थी। एम पुरु कपियम या पंचकाव्य, इंपॉर्टेंट पंचकाव्य संगम लिटरेचर के हैं। सबसे पहले तो हमने ये दो इम्पॉर्टेंट पढ़ लिए, इनको कहते हैं टू एपिक्स बोलते थे, आप कपियम बोलते थे। और तीन जो इम्पॉर्टेंट पंच महाकाव्य हैं वो है जीवक चिंतामणि, जो कि जीवक चिंतामणि ने क्या लिखी? थिरुकथ देवासा। और इसको हम क्या कहते हैं? शिवा सिद्धमणि, शिवगा सिद्धमणि भी बोलते हैं इनको। कुंडल केसी किसने लिखी है? नाथ कुतांतर ने। और विलियन पटरी किसने लिखी है? वलियापुर पल्लई ने। ठीक है, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है। सॉरी इफ़ आई एम मेकिंग प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग, बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ जैसा लिखा है वैसे ही बोलूँ, बट मे बी लोकल लैंग्वेज में इनको डिफरेंटली स्पीक आउट या डिफरेंट एक्सेंट में बोला जाता हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। पत्नी या पतिनम या पुहर जो थी वो कोस्टल टाउन है, और ये PYQ से मैंने लिए हैं। ठीक है। 5 एपिक नेम्स आफ्टर ज्वेलरीज क्या थे? ये जो जितने भी हमने 5 एपिक्स हमने पढ़ी हैं ये ज्वेलरी के नेम से हमने लिखे गए हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 क्लासेस हुआ करती थी, लैंड ओनर एंड टिलर्स। जो सोसाइटी थी वो बेसिकली वॉज डिवाइडेड इनटू हेरिडिटरी प्रोफेशंस पे डिवाइडेड थी। सबसे पहले थे वॉरियर, जिसे कहते थे अशर। और ट्रेडर्स को हम क्या कहते थे? ट्रेडर्स को कहते थे वनीगर। फार्मर्स को क्या कहते हैं? विलर। और आर्टिजन को परियर। और ब्राह्मण्स। तो कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गया हमारी सोसाइटी? 5 पार्ट्स में, जो कि हेरिडिटरी प्रोफेशनल बेस्ड होती थी। आर्किटेक्चर वॉज अ कोर ऑफ इकोनॉमी वॉज अ आर्किटेक्चरल। ट्रेडिंग फैसिलिटीज भी थी, जिसमें वेटलैंड को विलर कहते थे, ड्राई लैंड को करलर कहते थे। लैंड ओनरशिप बेस्ड ऑन लैंडेड फार्मर एंड लैंडलेस फार्मर। जो लैंडेड फार्मर्स है उनको क्या कहते थे? कोडी कलर या कनियरम। ठीक है। एंड लैंडलेस फ्लावर्स को वेलाकोडू या उल्वर या कडेसियार बोलते थे। ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछ सकते हैं कि अब वो पूछ लेंगे कडेसियार क्या था, तो वो दे देंगे लैंडेड फार्मर, लैंडलेस लेबर्स या फिर रिच मर्चेंट्स, ऐसे आपको दे देंगे। आपको पता होना चाहिए। सो ये टर्मिनोलॉजीज पूछी गई हैं, इसलिए मैंने ये नोट्स में ऐड की हैं। एग्रीकल्चरल टैक्स क्या था इनके टाइम में? कदामई इन द चोला एज। तो चोला एज में कदामई नाम का ये एग्रीकल्चरल टैक्स था। कुडी या कुदी को कुदी किसे कहते थे? क्लैंस को बोलते थे। संगम सोसाइटी वॉज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द मेगालिथिक। मेगालिथिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब हम डेक्कन के साइड इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो नियोलिथिक टाइम में या मीजोलिथिक टाइम में हम फाइंड आउट करते हैं कि जो लोग थे वो छोटे छोटे स्टोन्स को चारों तरफ लगाते थे डेड बॉडीज के। दैट इज नोन एज अ मेगालिथिक बरियल या फिर मेगालिथिक एज। ठीक है। नाउ कल्चर इनके टाइम क्या था? यूज ऑफ आयरन का यूज होता था, जिससे वह एग्रीकल्चर कर पाते थे। अपनी सीडेंट्री लाइफ थी। मेगालिथिक बरियल स्टोन्स, आई हैव टोल्ड यू। ट्रेड एंड ट्रिब्यूट्स वॉज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेन रीजन फॉर वॉरफेयर वॉज कैटल, लैंड एंड रिवेंज। इन्हीं 3 वजह से यहाँ पे लड़ाई होती थी। जैसे आज के टाइम में लड़ाई होती है वर्चस्व के लिए, इनके टाइम पे लड़ाई होती थी कैटल, लैंड एंड रेवेन्यू के लिए। इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इनके टाइम में जो इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। आपने एक मूवी आई थी चोला से रिलेटेड, अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने एक्सपेंशन किया इन अदर कंट्रीज एंड अदर टेरिटरीज थ्रू द
ओशंस, तो इनकी जो नेवल्स एंड शिप बिल्डिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेजॉरिटी ऑफ रोमन कॉइन्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, तो इसका मतलब रोम से हमारा ट्रेड अच्छा होता था। पोजीशन ऑफ वुमेन्स हम वहाँ पे गुड थी। लव मैरिज अलाउड थी, प्रोस्टिट्यूट पेड टैक्स एंड पॉलीगेमी वॉज प्रेजेंट। डिक्लाइन ऑफ संगम किंगडम ऑल्सो, जैसे ही हम देखते हैं कि संगम पीरियड का डिक्लाइन हुआ, तभी जो है रोमन एम्पायर एंड हून्स भी डिक्लाइन होने लगे, एंड सातवाहन एंड कुशान्स भी उसी टाइम डिक्लाइन हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनकी क्रोनोलॉजी या इनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। रिलीजन एंड वर्कशिप क्या थी? द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड थे मुर्रम। मुर्रम जो थे वो प्रोमिनेंट गॉड थे। वर्कशिप ऑफ पायस वुमेन या सती वर्कशिप इनके यहाँ होती थी, जिसे हम कहते थे पत्नी वर्कशिप। वॉरियर वर्कशिप या हीरो स्टोन वर्कशिप करते थे, जिसे कहते थे विराकल या कुडुकल वर्कशिप। रिचुअल सोसाइटीज इनके यहाँ होती थी। पूछा गया है क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी में कि टर्म दे देते हैं कि इस सोसाइटी का मतलब क्या होता है, और आपको वो पता होना चाहिए, और वो मैंने लिख भी रखा है। ये शायद 2023 के यूपीएससी पेपर में आया था प्री के। वथा किरुतल, इसका मतलब होता है जो सुसाइड होती है, क्या होता है जब किंग जो है वो डिफीट हो जाता है किसी एक्सटर्नल आर्मी से, तो उनकी जो सेनापति या उनके जो सेना में लोग होते हैं वो भी अपनी खुदकुशी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही किंग मरता है तो वो लोग भी अपनी खुदकुशी करके जान दे देते हैं। दूसरी फॉर्म ऑफ सुसाइड है अविबल। अविबल मतलब एक बार काट के अविबली कर देते हैं, मतलब नवखंडम मतलब 9 बार कट करते हैं। अरिखंडम मतलब क्या करेंगे, एक बार तेज से आकर वो जैसे आप कहते हैं ना स्लॉटर करना किसी को, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अरिखंडम। थुंगन थंगुथा लाई, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ सुसाइड। इसमें क्या करते हैं, एक बैम्बू का ट्री होता है, उससे उस इंसान के हेड को बांध देते हैं और फिर इस बैम्बू के ट्री को खोल देते हैं, तो जब उसका और नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट अलग हो जाता है उसमें, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ सुसाइड, ठीक है। नाउ इंडो ग्रीक एंड इंडो ग्रीक और जो पार्थियन रिवोल्ट अगेंस्ट द सेलुकस एम्पायर बाय द एंड ऑफ 3rd CBC मेड देम इंडिपेंडेंट। अब जो इंडो ग्रीक और पार्थियन एम्पायर जो था वो आया, उन्होंने सेलुकस एम्पायर के अगेंस्ट रिवोल्ट करा और अपने आप को फ्री अप कर दिया। नाउ इंडो बैक्टीरियंस आए, जो कि हम उनको यवन भी बोलते हैं, इन्वेटेड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो इनके फर्स्ट किंग थे उनका नाम था डिमेट्रस, रूल फ्रॉम काबुल, पेशावर एंड सेलकोट। इन 3 जगह से वो रूल करते थे। महेंद्र या मिलिंद जो थे एक मैक्सिकन या फिर आप कह सकते हैं ग्रीक रूलर थे, जो कि कैप्चर करे थे सगाला को, जो कि रेगुलर इन्वेजन इन द मिडल गंगा की तरफ पड़ता था। नाउ मिलिंद्र पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म बन गए बाय द डायलॉग ऑफ नागसेन एंड मिलिंद। नागसेन वाज अ फिलोसोफर ऑफ शून्यवाद। हमने ऊपर पहले पार्ट में पढ़ा है कि शून्यवाद का किससे लेकर आया, नागसेन ने, ठीक है। ही इज अ फिलोसोफर ऑफ शून्यवाद। सो इसके बारे में मैंने पहले पार्ट 2 में डिस्कस किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ पार्ट 2 में आप जब भी पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजी से इस पूरी सीरीज़ को पढ़िएगा। फिर इन्होंने जो इनके बीच दोनों के बीच डायलॉग हुए उसको क्या कहते हैं, मिलिंद पानो कहते हैं। 7 ब्लाइंड मैन की थ्योरी जैन फिलोसोफर की थी, जिसे कहते हैं अनिकेत वाड़ा। इसमें क्या होते हैं, 7 जो होते हैं वो ब्लाइंड लोग होते हैं। उनको बोला जाता है कि एक बड़ा सा हाथी है, आप उसे टच करके डिस्क्राइब करो कि ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। तो कोई पूंछ पकड़ता है, कोई लेग पकड़ता है। तो उसने ये बोला है कि ट्रुथ हम बहुत तरीके से देख सकते हैं, सबका अलग अलग नज़रिया होता है चीज़ें देखने का। दैट इज अ स्टोरी ऑफ 7 ब्लाइंड मैन, जिसे कहते हैं अनिकेत वाड़ा। फिलोसफी ऑफ वेदांत आई। नागसेन वॉज अ डिसाइपल ऑफ द धर्म रक्षस्थ, वॉज अ डिसाइपल ऑफ अ मोगलीपुत्र तिस्ता। अब मोगलीपुत्र तिस्ता के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि मोगलीपुत्र तिस्ता किस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड करे थे, इसलिए ये सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इनके बाद जो इंडो ग्रीक रूलर थे उनका नाम था एंटी सिडास।
एंटियालसिदास नाम के एक इंडो ग्रीक रूलर थे, सेंट हिज एम्बेसडर हीलियोडोरस टू विदेशा। तो हीलियोडोरस का भी मैंने रेफरेंस दिया था, खंबा बाबा या गरुड़ पुराण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने गरुड़ पुराण या खंबा बाबा किन के समय और कब आकर करा। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले पार्ट्स लिखना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ स्ट्रेटो सेकेंड जो थे वॉज अ लास्ट इंडो ग्रीक स्टार्टेड द इन्वेजन ऑफ सिंथियंस। इनके बाद जो थे इन्वेजन होने लगा सिंथियंस या शाक रूलर का फ्रॉम द वेस्ट एंड द ईस्टर्न टेरिटरीज एंड कॉन्कर्ड बाय द घना एंड संघा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये एक छोटा सा आपके लिए एक मैप बना रखा है। तो ये इंडो सिंथियन किंगडम्स था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र थे, यहाँ कनवास थे, ये वेस्टर्न सेट्रिप्स की हमने पढ़ा था। ये कब के टाइम की बात हो रही है? सातवाहंस के टाइम की बात हो रही है। सातवाहंस किंगडम थे, पांड्या, चोला। तो ये इसलिए आपको पिछली वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, उससे क्रोनोलॉजी आपको पता चलेगी कि किस डायनेस्टी में कब हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। ना इनकी जो कॉइनेज थी वो थी कास्ट डाइक स्ट्रक कॉइन्स इनके टाइम थे, पोर्ट्रेट स्टाइल कोन्स थे, इंस्क्रिप्शनल स्टोन्स थे एंड स्टेट स्टक गोल्ड स्टोन्स थे। जो ग्रीक थे इनके समय गोल्ड कॉइन का नाम था दीनार एंड सिल्वर का नाम था ड्रम। इनके समय जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे वो थे इंडो ग्रीक ब्रॉट अ ग्रीक स्कल्पचर, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने फेमस किया। न्यू जनरेशन ऑफ लिटरेचर और ड्रामा लेकर आए। न्यू एडिशन इन द थिएटर्स, जैसे क्लाउन आ गया, जोकर्स एंड कर्टन जिसे हम यवनिका कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ग्रीक एक्सचेंज द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमर एंड संस्कृत जिसे कहते हैं होरो शास्त्र। अंडर देम द बुद्धिस्ट रीच द अफगान एंड सेंट्रल एशिया एंड बिगनिंग ऑफ द एज ऑफ कॉमर्स यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो एज ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? जो बुद्धिज्म था जब वो रीच आउट हुआ, तो बेसिकली जो बुद्धिज्म रीच आउट जब उन्होंने इधर उधर फैलाया तो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट करी। अब रोड कंस्ट्रक्ट होने से क्या हुआ कि ट्रेड इंक्रीज होने लगा, ट्रेड हमारा इंक्रीज हो गया, इस वजह से इस एज को हम एज ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। ना सिंथियंस एंड शार्क्स जो थे इनके बाद आए। नेटिव्स ऑफ द सेंट्रल एशिया माइग्रेटेड टू द साउथ वर्ड एंड पुश्ड बाय द कुशान्स। बट इनको किसने डिफीट किया? कुशान्स ने। द फर्स्ट किंग टू लीड देम वाज मेवस, कॉन्कर्ड टिल मथुरा तक इन्होंने कॉन्कर कर लिया। लेटर और इन्वेडेड द उज्जैन बट डिफीटेड बाय विक्रमादित्य, और इन्होंने तब कौन सी एज स्टार्ट करी? विक्रम संवाद, जिसे हम कहते हैं +5। तो हमने इससे पहले शाक संवाद पढ़ा था, शक संवाद, जिसमें -78 हम करते हैं। विक्रम संवाद में हम +57 करते हैं। फाइन, तो इसलिए आपको पहला पार्ट देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग द अर्लियर दे कॉन्कर सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ बाय डिफीटिंग द कुशान्स। बट उन्होंने कुछ पार्ट तो कुशान्स को डिफीट करके ले लिया। बट आफ्टर दैट शाक रूलर जो थे वो सैट्रिप्स बन गए कुशान्स के। ठीक है, द टू वेस्ट मेन सैट्रिप्स जो थे वो कौन थे? नॉर्थ में और वेस्ट में। तो नॉर्थ के जो सैट्रिप्स थे उनकी कैपिटल थी मथुरा और फाउंडर थे यजुवाला। एंड वेस्टर्न सैट्रिप्स की जो कैपिटल थे उसको भरूच या फिर उज्जैन थी। अब जो वेस्टर्न सैट्रिप्स थे इनके में भी 2 ब्रांचेस थी। सबसे पहले थे कशहरथा ब्रांच और दूसरी थी करदमा का ब्रांच। तो कशरथा ब्रांच के फाउंडर थे अभिरका एंड कशरथा फ्रांस के चस्तका। इन्होंने एक नया संवाद स्टार्ट किया जिसे कहते हैं शाक संवाद, इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब अभिरका जो थे वो ग्रैंड सन थे नहापाण के। इनका जो बेटा था, इनका जो ग्रैंड सन था वो कौन था? नहापाण, सॉरी, अभिरेखा सेक्ट का। ये अब नहापाण कौन से सेक्ट से आते थे? वेस्टर्न सेट्रिप से। और कौन सा ब्रांच थी इनकी? कशरथा ब्रांच से। और अभिरेखा के ही ग्रैंड सन थे। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ चैत्य विहारा केव, जिसका नाम इन्होंने लिखा महाचैत्य ऑफ करेल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा गया करेल जो केव है वो किस रिलीजन से को डोमिनेट करती हुई है? तो दैट इज फॉर बुद्धिज्म। अंडर हिम द नेवल ट्रेड फर्दर एक्सपेंडेड टू बर्गेगाजा और बैबिकुरम। बर्गेगाजा इज ऑन द माउथ ऑफ द नर्मदा एंड माउथ ऑफ द इंडस पे
बारबीकम नाम का था। दीज वर द फेमस एम्पोरियम। एम्पोरियम मतलब यहाँ पे शिप्स आती थी, जो शिप्स थी वो अपना गुड्स यहाँ देती थी और यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट हुआ करता था। ठीक है। नेवल राइवलरी विद द सातवाहन्स थी इनकी, शाक रूलर्स की। शाक्स की काफ़ी से राइवलरी थी, कुषाण से भी थी एंड देन सातवाहन से भी थी। ही वॉज डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र एंड ऑफ द वेस्टर्न साइट्रप्स। और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि सातवाहन रूलर थे, हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा है कौन कौन सातवाहन रूलर्स थे, उनसे इन्होंने ये डिफीट हो जाते हैं वेस्टर्न साइट्रप्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम है रुद्रदमन। ही वॉज मेंशन इन द जूनागढ़ प्रशस्ति। इंपॉर्टेंट है, पहले के पार्ट्स में भी हमने 4-5 प्रशस्तिस पढ़ी हैं। आई होप आप उनको देखेंगे और उनको समझेंगे। ये कहाँ पे है? गिरनार में है। और इन्होंने रिनोवेट किया था सुदर्शन लेक को। तो सुदर्शन लेक किसने बिल्ड करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, विद द हेल्प ऑफ द पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग डायनेस्टी के थे। और फिर इन रिनोवेट किसने कराई? रुद्रदमन ने, जो कि शाक रूलर थे। जो इनके टाइम में ग्रीक एस्ट्रोलॉजर थे, उनको क्या, उनका नाम था यवन सवर, मेड अ होरोशास्त्र फेमस। इनके समय जो कंटेम्प्रेरी एंड फादर इन लॉ थे, इनके सातवाहन किंग थे। हमने ऊपर पढ़ा था कि रुद्रदमन जो थे उनके फादर इन लॉ सातवाहन थे, उन्होंने उनको डिफीट कर दिया। ठीक है, जिनका नाम था वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। ही वॉज डिफीटेड बाय हिम। एंड जूनागढ़ प्रशस्ति में क्या लिखा गया है कि यहाँ से संस्कृताइजेशन का स्टार्टिंग हुई। द पोस्ट मॉडर्न मैनी फॉरनर असिमिलेटेड इन इंडियन नेचर। तो इंडियन का जो कल्चर था उसमें जो थे वो जो बाहर से फॉरेनर आए थे वो एसिमिलेट होना स्टार्ट हो गए। एंड दिस राइज देयर लेजिटिमेसी एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। अब जो फॉरेन डायनेस्टीज थी उन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट करा, उन्होंने पढ़ने लगे। एंड न्यू कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस संस्कृत उन्होंने बनाई, जिसको कहते हैं क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। अर्लियर टाइम में हम कौन सी संस्कृत पढ़ते थे? वैदिक संस्कृत पढ़ते थे। इन जूनागढ़ प्रतिष्ठित रुद्रदमन किस में लिखे हैं? चेष्ट संस्कृत में लिखे हैं। आफ्टर रुद्रदमन वेस्टर्न सेट्रप्स भी डिक्लाइन हो गए एंड दे वर डिफीटेड बाय विक्रमादित्य। एंड ये सारे सेट्रप्स किसने अब्जॉर्व कर लिए? बाय द गुप्ता डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? शाक्स आए, देन प्रतिहार्स आए एंड देन कुषाण्स आए। दिस इज टेकन फ्रॉम यूपीएससी PYQ। आई होप आपको ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि शाक्स, प्रतिहार एंड देन कुषाण्स। इनके समय जो आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है वो चैत्य महाचैत्य करेल है, जो कि नाहपाण ने बिल्ड किया है, ऊपर मैंने बताया। सो आज हमने जो पढ़ना था हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुषाण्स को पढ़ेंगे। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डू लेट मी नो। तो मैं आपको ये वीडियो और ये जो PDF है आपको प्रोवाइड कर सकूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।